हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। एक बार फिर से आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे बेस्ट 25 क्वेश्चंस बिहार कंप्यूटर टीचर के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी तक के 3 मॉक टेस्ट हो चुके हैं, जहां पर हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस पर डिस्कशन किया, वो भी एग्जाम ओरिएंटेड, यानी वैसे ही क्वेश्चंस जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चंस पर लगातार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बहुत शानदार तरीके से आप लोग स्कोर भी कर रहे हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर भी शेयर कर रहे हैं। तो आज भी उसी तरीके से अपने स्कोर को जरूर शेयर करिएगा और मुझे बताइएगा कि आउट ऑफ 25 आपने कितना स्कोर किया है। कंप्यूटर में मैक्सिमम मार्क्स इस बार हम लोग को स्कोर करने हैं, ये हमारा प्रॉमिस है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको यह भी बता दें कि अगर आप कंप्यूटर टीचर को लेकर एक कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस के लिए, तो आप बिल्कुल यहां पे कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि 26 ऑफ जून से यहां पर हमने कोर्स स्टार्ट कर दिया है आप सभी लोग की रिक्वेस्ट पर, जो कि बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक होगा। सभी टॉपिक्स यहां पर कवर किए जा रहे हैं। ये लाइव क्लास चल रही है 8 PM पर डेली, यानी 8 PM पर डायरेक्टली हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, पढ़ते हैं बढ़िया तरीके से। और इतना ही नहीं, रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको दिन में कई सारी मिल रही हैं, जिसके थ्रू आप एग्जाम से पहले पूरे सिलेबस को कवर कर पाएंगे, रिवाइज कर पाएंगे और डेली बेसिस पर मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन भी कर पाएंगे। तो अगर इस तरीके से आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इस कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करना होगा और फिर आप इस कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। यहां पर आपको टोटल वीडियोस 50 प्लस का मतलब मिनिमम 50, मैक्सिमम की कोई लिमिट यहां पर नहीं है। टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियोस, पीडीएफ फाइल्स, मॉक टेस्ट, बेसिक टू हाई लेवल 12 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ में आपको मिल रहा है 555 में। क्योंकि आपने कहा था कि सर इसको अफोर्डेबल बनाइएगा ताकि हम सब इसको परचेज कर पाए, तो बिल्कुल ये इसी रेट में रखा गया है ताकि आपके ऊपर बिल्कुल भी बर्डन ना पड़े, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके बर्डन को कम करना और एग्जाम ओरिएंटेड नॉलेज आप तक पहुंचाना। अगर कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हैं आप, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और अपनी क्वेरी, अपना क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन में और देखते हैं बेस्ट क्वेश्चन गाइस। प्रीवियस सेशन में क्वेश्चन मैंने आपको दिया था क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में, जिसका आंसर आप सभी ने बहुत बढ़िया तरीके से किया। ये क्वेश्चन क्या था? विच एसक्यूएल कीवर्ड इज यूज्ड टू सॉर्ट द रिजल्ट सेट? परिणाम सेट को सॉर्ट करने के लिए किस एसक्यूएल कीवर्ड का उपयोग किया जाता है? और ऑप्शंस थे सॉर्ट, सॉर्ट बाई, ऑर्डर या ऑर्डर बाई। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑर्डर बाई होगा। सॉर्टिंग के लिए एसक्यूएल में हम लोग किसका यूज करते हैं? ऑर्डर बाई का यूज करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। एसक्यूएल डेटाबेस डेवलपमेंट में यूज होने वाली लैंग्वेज है, जहां से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो एसक्यूएल को बहुत बढ़िया तरीके से कवर अप करना होगा। नेक्स्ट, पहला क्वेश्चन आज के सेशन का ये रहा। इन IEEE standard 802.5 is also called as। IEEE मानकों में 802.5 को क्या कहा जाता है? ईथरनेट, टोकन बस, वायरलेस नेटवर्क या टोकन रिंग? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? हम जानते हैं कि IEEE 802.5 को टोकन रिंग के लिए रिजर्व किया गया है। किसके लिए? टोकन रिंग के लिए रिजर्व किया गया है। जबकि ईथरनेट, जिसको लोकल एरिया नेटवर्क भी बोलते हैं, इसके लिए IEEE 802.3 का यूज किया जाता है। टोकन बस, जिसके लिए 802.4 का यूज किया जाता है। वायरलेस नेटवर्क मतलब वाईफाई, जिसके लिए 802.11 का इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप सो
कि जितने भी IEEE स्टैंडर्ड्स हैं ये आपको याद होंगी। नेक्स्ट, व्हाट इज द जनरल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर अ GSM नेटवर्क? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। GSM नेटवर्क के लिए सामान्य आवृत्ति रेंज क्या है? GSM का मतलब ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। याद करिए, जब सिम का कॉन्सेप्ट आया था तो सिम जिस मोबाइल फोन्स में लगते हैं उसे क्या बोलते हैं? GSM बेस्ड, यानी GSM नेटवर्क ही उसको बोला जाता है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। और इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी है? 850 से लेकर 2100 मेगाहर्ट्ज, 850 से लेकर 2100 मेगाहर्ट्ज, दैट इज द फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर GSM। क्लियर है? नेक्स्ट, अब यहां पर दो फुल फॉर्म्स भी आपको याद रखनी होगी। एक तो GSM नेटवर्क में GSM की फुल फॉर्म ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, और दूसरा GSM नेटवर्क में किसका यूज होता है? सिम का। और सिम की फुल फॉर्म क्या होती है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। वेरी गुड। डॉम, जिसके बारे में हमने प्रीवियस सेशन में भी बात की थी, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, इसकी फुल फॉर्म है रिप्रेजेंट्स अ वेब पेज इन व्हाट वे। डॉम किस तरह से एक वेब पेज को प्रतिनिधित्व करता है? डॉम का मतलब क्या है? हम जानते हैं कि जब भी हम HTML में प्रोग्रामिंग करते हैं तो इसका एक सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस क्या होता है? सबसे पहले HTML, हेड, टाइटल, बॉडी, इस तरीके से हम लोग सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, और इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए किसी वेबसाइट को तैयार करना या किसी वेब पेज को बनाना डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के अंतर्गत आता है, जो कि एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर कैसा है गाइस? ट्री लाइक स्ट्रक्चर। ट्री लाइक स्ट्रक्चर का मतलब कि यहां पर जो हायरार्की है वो ट्री की तरीके से सिंक्रोनाइज है। HTML, हेड, टाइटल, बॉडी एंड सो ऑन। समझ में आया? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ CSS इज जनरली रिकमेंडेड फॉर डिजाइनिंग द लार्ज वेब पेजेस? बड़े बड़े वेब पेजेस को डिजाइन करने के लिए आमतौर पर किस प्रकार के CSS की सिफारिश की जाती है? अगर हमें बड़ी बड़ी वेबसाइट्स, बड़े बड़े वेब पेजेस बनाने हैं तो उसमें जो बदलाव होगा वो एक ही समय पर किया जाए तो बेहतर है, यानी एक जगह पर बदलाव करें और सभी जगह पर वो चेंजेस, वो बदलाव, वो मॉडिफिकेशन हमें दिखाई दे। ये पॉसिबल है एक्सटर्नल CSS के द्वारा। तो सबसे बेस्ट वाली अगर कोई CSS है, कोई कैस्केडिंग स्टाइल शीट है, तो वो कौन सी है? एक्सटर्नल। साथ ही साथ हम लोग ये भी जानते हैं कि CSS कितने टाइप्स की होती है? 3 तरीके की, इंटरनल, इनलाइन और एक्सटर्नल CSS। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रिफर्ड कम्युनिकेशन मेथड यूज्ड विद सिस्टम ऑन अ बॉटनेट? बॉटनेट पर सिस्टम के साथ उपयोग की जाने वाली पसंदीदा संचार विधि क्या है? बॉटनेट का मतलब रोबोट नेटवर्क। अगर बॉटनेट की फुल फॉर्म पूछी जाए तो आंसर क्या होगा? बॉट का मतलब रोबोट और नेट का मतलब नेटवर्क। रोबोट नेटवर्क की मदद से या बॉटनेट की मदद से जो कम्युनिकेशन की जाती है और वहां पर जो प्रोटोकॉल का यूज होता है वो है IRC, यानी इंटरनेट रिले चैट। आपने कई बार देखा होगा वेबसाइट्स में कस्टमर केयर सपोर्ट का ऑप्शन दिया होता है, जहां पर आप कस्टमर केयर से चैट के थ्रू क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उनके आंसर्स मिलेंगे। आजकल के फैशन में आपने नोटिस किया होगा कि क्वेश्चन आपको लिखे हुए मिलते हैं कि इनमें से आपका डाउट क्या है। जैसे ही आपने उस पर क्लिक किया उसका आंसर भी आ गया, यानी क्वेश्चन भी वही देते हैं सिलेक्ट करने के लिए और आंसर भी वही देते हैं। तो इस तरीके के नेटवर्क को क्या बोलते हैं? बॉटनेट बोलते हैं, और ये पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट रिले चैट। नेक्स्ट, टूल्स यूज्ड बाय इथिकल हैकर्स आर कॉल्ड। कह रहा है इथिकल हैकर्स के द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण कौन से हैं?
इथिकल हैकर्स मतलब वो हैकर्स जो हमारे हित में काम करते हैं, जो हमारे लिए काम करते हैं, जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, दैट आर कॉल्ड इथिकल हैकर्स। जो हैकिंग तो करते हैं लेकिन उससे किसी को नुकसान नहीं होता, बल्कि जितनी भी कंपनीज होती हैं वो इथिकल हैकर को अपॉइंट करती हैं और कहती हैं कि इससे पहले कि कोई दूसरा हैक करे, हैकर के सिस्टम को ही हैक कर लो, है ना, और ये जानने की कोशिश करो कि हैकर किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। तो इथिकल हैकर्स जिस टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं वो है एनमैप, नेटवर्क मैप, मेटास्प्लॉइट, एयर क्रैकिंग, ऑल ऑफ दीज। तो इन तीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है इथिकल हैकर्स के थ्रू। एनमैप का यूज, मेटास्प्लॉइट का यूज, और वाईफाई को हैक करना या राउटर को हैक करने की यूज करने वाली टेक्नोलॉजी, दैट इज कॉल्ड एयर क्रैकिंग। वेरी गुड। नेक्स्ट, which of the following software development model is also referred to as linear sequential model? आपने देखा होगा हर एक सेशन में जितने भी मॉक मैं यहां पर ले रहा हूं वहां पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। यहां से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बताइए मुझे, निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर विकास मॉडल को रेखिक अनुक्रमिक मॉडल के रूप में भी जाना जाता है? लाइनियर सीक्वेंशियल, लाइनियर का मतलब स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया जाए, टॉप टू डाउन फॉलो किया जाए, और ये है वाटरफॉल मॉडल, जो कि सबसे पहला मॉडल भी है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का। तो जब सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए मॉडल्स बने, उसमें जो सबसे पहला मॉडल था वो कौन सा था? वाटरफॉल मॉडल, जो कि कुछ इस तरीके से है, जहां पर सबसे पहले रिक्वायरमेंट, फिर डिजाइन, फिर डेवलपमेंट, फिर टेस्टिंग, फिर डिप्लॉयमेंट, और लास्ट में मेंटेनेंस फेज आता है। रिक्वायरमेंट, डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, और लास्ट में मेंटेनेंस। अगर हम बात करें वाटरफॉल मॉडल की, तो वाटरफॉल मॉडल की विशेषताएं क्या क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, आइए इसको भी जान लेते हैं। लाइनियर एंड सीक्वेंशियल अप्रोच, तो सबसे पहला क्या कि ये लाइन को फॉलो करता है, एक पार्टिकुलर सीक्वेंस को फॉलो करता है। दूसरा, ये सबसे पहला मॉडल रहा है, सबसे पहला मॉडल एसडीएलसी में, दैट इज कॉल्ड वाटरफॉल मॉडल। तीसरा पॉइंट, फेजेस नॉट ओवरलैप। फेजेस नॉट ओवरलैप का मतलब है जब पहले फेज को हम कंप्लीट कर लें तभी दूसरे फेज में जाएंगे। जैसे रिक्वायरमेंट को अगर हमने एनालिसिस कर लिया फिर हम डिजाइन पे जाएंगे, डिजाइन हो गया तो फिर हम डेवलपमेंट में जाएंगे, डेवलप कर लिया फिर टेस्टिंग में जाएंगे। क्या वापस से हम टेस्टिंग से डेवलपमेंट में जा सकते हैं? नहीं। वाटरफॉल मॉडल कहता है कि एक बार अगर आपने फेज पर चेक इन कर लिया, एक बार उस फेज से आप गुजर चुके, तो दोबारा से उस फेज में आप नहीं आ सकते। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी है, तभी यहां पर लिखा गया है फेजेस नॉट ओवरलैप। ओवरलैप का मतलब कि दूसरे फेज पर आने के बाद, बाद वाले फेज पर आने के बाद आप दोबारा से पहले वाले फेज पर नहीं जा पाएंगे, दैट इज फेजेस नॉट ओवरलैप। जबकि ये बात बहुत गलत है ना, क्योंकि टेस्टिंग करने का मतलब ही क्या है? टेस्टिंग करने का मतलब है कि टेस्टिंग में अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर से उसको सही किया जाए। लेकिन ये मॉडल कहता है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। एक बार अगर आपने फेज क्रॉस कर लिया तो कर लिया, एक बार आपने कमिटमेंट कर ली तो कर ली, है ना। ये है ये मॉडल। नॉट गुड फॉर लॉन्ग प्रोजेक्ट्स, कह रहा है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए ये फिजिबल नहीं है। कैसे फिजिबल होगा? क्योंकि ये अपने आप को बहुत परफेक्ट मान के चलता है, और कभी भी कोई भी मॉडल परफेक्ट कैटेगरी का नहीं होता। हमें हर एक फेज के बाद में दूसरे वाले यानी पहले वाले फेज पर जाना ही पड़ता है, एडिटिंग के पर्पज से, मॉडिफिकेशन के पर्पज से, अपडेट करने के पर्पज से, है ना। जानते हैं आप। तो लाइनियर एंड सीक्वेंशियल अप्रोच, फर्स्ट मॉडल, phases not overlap and not good for long projects. Very good. Which of the following is not involved in DBMS? निम्नलिखित में से कौन DBMS में शामिल नहीं है?
डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में शामिल नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डीबीएमएस से आता है और वो है इसकी हायरार्की से, कि बताइए कि डेटाबेस में सही हायरार्की क्या होगी। जैसे सबसे छोटी यूनिट बिट है, बिट के बाद बाइट है, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डेटाबेस, है ना, ये आपकी हायरार्की पूछी जाती है एग्जाम में। साथ ही साथ अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें से कौन सा डीबीएमएस का पार्ट नहीं है? एंड यूजर, यूजर तो डीबीएमएस का पार्ट होता है। वेब सर्विसेज, वेब सर्विसेज का यहां पर कोई काम नहीं है ना, वेबसाइट का यहां पर कोई भी काम नहीं है, वेब सर्विसेज का यहां पर कोई भी काम नहीं है। एप्लीकेशन रिक्वेस्ट होती है, डेटा का भी इस्तेमाल डेटाबेस में होता है। तो इसका मतलब एंड यूजर, एप्लीकेशन रिक्वेस्ट और डेटा, ये तीनों तो वैलिड है, जबकि वेब सर्विसेज इनवैलिड है। नेक्स्ट, आर्किटेक्चर ऑफ द डेटाबेस कैन बी व्यूड एज, डेटाबेस के आर्किटेक्चर को किस रूप में देखा जा सकता है? सोचिए और बताइए। 1 लेवल, 3 लेवल, 2 लेवल या 4 लेवल? डेटाबेस के आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो आप जानते होंगे कि इसको 3 लेवल आर्किटेक्चर में डिवाइड किया गया है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। जहां पर 3 लेवल आर्किटेक्चर, जिसको टीयर 3 लेवल आर्किटेक्चर भी बोला जाता है, खास बात क्या है? यहां पर सबसे पहला लेवल एक्सटर्नल लेवल, जिसको व्यू लेवल बोलते हैं, क्लाइंट पर काम करता है। दूसरा कॉन्सेप्चुअल लेवल, जिसको लॉजिकल लेवल बोलते हैं, सर्वर पे काम करता है। और तीसरा, जिसे इंटरनल लेवल के नाम से जानते हैं, ये डेटाबेस पर काम करता है। तो यहां पर 3 लेवल कौन कौन से हो गए? एक क्लाइंट पर काम करने वाला, एक सर्वर पे काम करने वाला और एक डेटाबेस पर काम करने वाला। दैट इज एक्सटर्नल, कॉन्सेप्चुअल और इंटरनल लेवल। याद रहेगा? वेरी गुड। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईडीई इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट? ये बड़ा कंफ्यूज करता है कैंडिडेट्स को, क्योंकि आईडीई से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो आज हम आपको आईडीई के बारे में डिटेल में समझाएंगे क्या होता है आईडीई। पहले इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आईडीई का पूर्ण रूप क्या है? एंड द आंसर इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब ये आईडीई होता क्या है? देखो नाम से ही पता चल रहा है। इंटीग्रेटेड का मतलब कलेक्शन, डेवलपमेंट मतलब सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, एनवायरनमेंट का मतलब कि आपको ऐसा माहौल देता है, एक बेस प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर आप सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए तो बहुत चीजों की रिक्वायरमेंट है, जैसे टेक्स्ट एडिटर, है ना कोई एडिटर चाहिए जिस पर आप उस सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम को लिखेंगे। कंपाइलर चाहिए या इंटरप्रेटर चाहिए। टेस्टिंग के लिए टेस्टर के टूल्स चाहिए। डीबगर आपको चाहिए। और ऐसे बहुत सारे आपको टूल्स चाहिए, थर्ड पार्टी टूल्स भी चाहिए, जिसकी मदद से आप सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। इन सभी को मिला के बोला जाता है आईडीई। इन सभी को मिला के क्या बोला जाता है? आईडी, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। जैसे किट आती है ना, जैसे आप कोई भी गाड़ी खरीदते हैं तो उसके साथ में आपको टूल किट मिलती है, और टूल किट में बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके थ्रू आप खुद रिपेयर कर सकते हैं अपनी कार को, अपनी बाइक को, अपनी स्कूटी को। वैसे ही यहां पर सॉफ्टवेयर डेवलप के लिए पूरी किट मिलती है जिसे बोलते हैं आईडी, जिसमें आपका टेक्स्ट एडिटर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, डीबगर, टेस्टर, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स को रखते हैं। दैट इज कॉल्ड आईडी। तो अब आपको समझ में आ गया कि बेसिकली आईडी का मतलब क्या है। यस, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 11 बताइए, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड इन पाइथन लैंग्वेज? पाइथन भाषा में इस कोड का आउटपुट क्या है? ये आपको एक पाइथन प्रोग्राम दिया गया है और पूछा जा रहा है कि इसमें जो आउटपुट निकल के आएगा वो क्या होगा। तो यहां पर कह रहा है प्रॉम्प्ट x इज इक्वल टू 125, है ना। ये जो ग्रेटर देन के सिंबल है इसको क्या बोलते हैं? प्रॉम्प्ट। और ये प्रॉम्प्ट का काम क्या होता है? बेसिकली इसका काम होता है इंटरप्रेट करना, या आप कह सकते हैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना।
तो ये रेडी बनाता है प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन के लिए। तो प्रॉम्प्ट x इज इक्वल टू 125, प्रॉम्प्ट y इज इक्वल टू 13, प्रॉम्प्ट x डिवाइड का सिंबल दिया गया है इज इक्वल टू y, और आपको बताना है कि x की जो वैल्यू है वो क्या आएगी। तो सिंपली अगर हम देखें तो यहां पर x डिवाइडेड बाई y है और इसी का आंसर आपको देना है। तो x की वैल्यू 125 है, 125 को जब 13 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, कुछ 9.61 करके आपको मिलेगा रिजल्ट। लेकिन आंसर 9.62 देना चाहिए था या 9.61 देना चाहिए था, आंसर 9 कैसे आ गया इसका? ध्यान से सुनिएगा, ये जो सिंबल यहां पर डिवाइड का यूज हुआ है ये है फ्लोर डिवीजन। डबल डिवाइड के सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोर डिवीजन बोलते हैं। और फ्लोर डिवीजन का कॉन्सेप्ट कहता है नियरेस्ट होल नंबर, यानी जो आंसर आएगा वो होल नंबर में आएगा। पहली बात, इसका मतलब इंटीजर को फॉलो करेगा। यहां पर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर या पॉइंट में आंसर नहीं आएगा। तो इसका मतलब कि जो भी पॉइंट के आगे दिया होगा उसको हम नल कर देंगे, उसको वॉइड, नल एंड वॉइड मान लेंगे, यानी उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, 9 इज द करेक्ट वन। पॉइंट के आगे 61 था जिसको हमने इग्नोर कर दिया। तो हमेशा फ्लोर डिवीजन के केस में हम जो आंसर करते हैं वो इंटीजर में करते हैं, नियरेस्ट होल नंबर में करते हैं। वेरी गुड। क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम इज बेस्ड ऑन विच एल्गोरिथम डिजाइन टेक्निक। आप लोगों ने पढ़ा होगा कई सारे तरीके की एल्गोरिथम होती है, जिसमें से सबसे पॉपुलर जो एल्गोरिथम है वो है क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम, जिसका मैक्सिमम यूज किया जाता है प्रोग्रामिंग में। तो क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम किस एल्गोरिथम डिजाइन टेक्निक पर आधारित है, तकनीक पर आधारित है? ग्रीडी एल्गोरिथम, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, डिवाइड एंड कॉन्कर या ब्रूट फोर्स? करेक्ट आंसर होगा डिवाइड एंड कॉन्कर, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट वन। अब ये डिवाइड एंड कॉन्कर क्या है? डिवाइड एंड कॉन्कर का मतलब होता है ये एक ऐसी एल्गोरिथम है जिसमें सॉफ्टवेयर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम सॉफ्टवेयर के एनालिसिस करने के लिए, अगर सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम है उसको देखने के लिए हम बड़े सॉफ्टवेयर पे काम नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करते हैं कि सॉफ्टवेयर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और फिर उसको लास्ट में एनालिसिस करते हैं, टेस्टिंग करते हैं उन छोटे छोटे पार्ट्स की, और फिर उनको मर्ज कर देते हैं, फिर उनको ज्वाइन कर देते हैं। तो यानी पहले डिवाइड करेंगे, फिर उनको कॉन्कर का मतलब मिला देंगे। तो डिवाइड करके हम टेस्टिंग कर सकते हैं इंडिविजुअल, और फिर कॉन्कर कर सकते हैं, यानी उसको लास्ट में मिला सकते हैं। इससे हम प्रॉब्लम को इजीली डिबग कर पाएंगे, और ये बेस्ट टेक्निक है, दैट इज कॉल्ड क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम टेक्निक या डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक। नेक्स्ट, व्हाट आर हनी पॉट सिस्टम्स? कह रहा है हनी पॉट सिस्टम क्या है? क्या आपने नाम सुना है हनी पॉट का? बहुत फेमस है ये हनी पॉट। क्या होता है ये हनी पॉट? आइए समझाते हैं। हनी का मतलब शहद, और शहद का काम क्या होता है? अट्रैक्ट करना, है ना। जहां शहद होता है वहां पर मधुमक्खी अट्रैक्ट, या फिर आप कह सकते हैं कि जो भी है वो अट्रैक्ट हो जाता है ना। शहद मीठा होता है, तो हनी पॉट भी कुछ इसी तरीके से बनाया गया। क्या है ये? आइए समझते हैं। हम जानते हैं कि आजकल की दुनिया में बहुत सारे हैकर हैं। तो कंपनीज क्या करती है, वो एक ऐसी टेक्निक का यूज करती है जिसके थ्रू वो कहती है कि मेरे सिस्टम को हैक कर लो। वो खुद कहती है कि मुझे हैक कर लो। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर वो अपने आप को हैक करवाती है तो वो ये जान पाएगी कि हैकर ने ऐसी कौन सी टेक्निक का यूज किया जिसके थ्रू वो हैकिंग कर पा रहा है। तो हैकर किस टेक्निक का इस्तेमाल करके हैकिंग करते हैं, ये सीखने के लिए कई बार कंपनीज एक जाल फेंकती हैं, एक ट्रैप फेंकती हैं, जिसे बोलते हैं हनी पॉट। और फिर हैकर क्या करता है, हैकिंग कर लेता है, और जो सामने वाला होता है उसको समझ में आ जाता है, अच्छा इसने हैकिंग के लिए इस टूल का यूज किया है, इस प्रोग्रामिंग का यूज किया है, ऐसे उसने हैकिंग करी है। अब अपने आप को वो और सतर्क कर पाता है,
तो इस तरीके की मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं? हनी पॉट बोलते हैं। तो आंसर क्या होगा? दे आर डिकॉय सिस्टम टू अट्रैक्ट अटैकर्स इन ऑर्डर टू लर्न देयर टैक्टिक्स। ये सिस्टम को डिकॉय करता है, अट्रैक्ट करता है अटैकर्स को, ताकि हम उनकी टैक्टिक्स मतलब उनकी टेक्निक को, उनकी मैकेनिज्म को समझ पाए कि आखिरकार हैकर इतने स्मार्ट कैसे हैं, कैसे वो हैकिंग कर ले जाते हैं। हमने तो बहुत सिक्योरिटी लगाई हुई है, लेकिन फिर भी हैकर आता है और हैक कर ले जाता है। तो एक बार जाल फेंक के देखते हैं और खुद कहते हैं कि आओ मुझे हैक करो, और जब वो हैक कर लेता है तो हम समझ जाते हैं अच्छा ये कमी थी, इन टेक्निक्स इन टूल का इस्तेमाल वो कर रहा है। अब हम अपने आप को और ज्यादा सुरक्षा दे पाएंगे। समझ में आया? वेरी गुड। Which one of the following is not a part of the ACID property of database transaction? निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस लेन देन के एसिड गुणों का हिस्सा नहीं है? अगर आपने डेटाबेस पढ़ा होगा डिटेल में, तो वहां पर एक पॉइंट आता है एसिड ट्रांजैक्शन का। यानी डेटाबेस में अगर कोई भी ट्रांजैक्शन है तो वो बढ़िया ट्रांजैक्शन, वो बढ़िया डेटाबेस तब माना जाएगा जब वो 4 प्रॉपर्टीज को फुलफिल करेगा। एसिड में कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है ये आपको बताना है। ए फॉर होता है एटॉमिसिटी, दिया है। सी फॉर होता है कंसिस्टेंसी, दिया है। आई फॉर होता है आइसोलेट, अलग थलग होकर, यहां दिया है इंस्टेंस जो कि गलत है। डी फॉर होता है ड्यूरेबिलिटी यानी टिकाऊ। तो इसका मतलब 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या होती हैं एसिड की? एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। इनका मतलब क्या है? एटॉमिसिटी का मतलब या तो ट्रांजैक्शन होगा या तो नहीं होगा। कंसिस्टेंसी का मतलब कि जैसे पहले था वैसे ही बाद में बना रहेगा, यानी उस ट्रांजैक्शन के बाद में सिर्फ डेबिट और क्रेडिट होगा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। आइसोलेशन का मतलब कि हर एक ट्रांजैक्शन इंडिविजुअल मैनर में एग्जीक्यूट करेंगे। ड्यूरेबिलिटी का मतलब कि डिवाइस खराब भी हो जाए तो भी वो ट्रांजैक्शन होकर रहेगा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। नेक्स्ट, व्हेन अ सिग्नल ट्रेवल थ्रू अ मीडिया, लॉस इन एनर्जी इज कॉल्ड। जब कोई सिग्नल किसी मीडिया से होकर गुजरता है तो ऊर्जा में होने वाली हानि को क्या बोलते हैं? कई बार आप देखते हैं ऑप्टिकल फाइबर के केस में सिग्नल ड्रॉप होने लगते हैं, लॉस ऑफ एनर्जी हो जाता है। तो इस तरीके के मैकेनिज्म को क्या बोला जाता है? डिस्टॉर्शन, नॉइज, एटेन्युएशन या लेटेंसी? बिल्कुल सही, दैट इज कॉल्ड एटेन्युएशन। लॉस ऑफ सिग्नल या लॉस ऑफ एनर्जी को क्या बोलते हैं? एटेन्युएशन बोलते हैं। जब भी हमारा सिग्नल किसी पाथ को फॉलो करता है तो कई बार वो अपनी स्पीड को कम कर लेता है, कई बार अपने आप को लॉस कर देता है, वो अपनी स्पीड को, अपनी फ्रीक्वेंसी को, अपनी बैंडविड्थ को, और इसी को ही बोलते हैं क्या? एटेन्युएशन। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंड टेक्नोलॉजी? निम्नलिखित में से कौन सी लोकल एरिया नेटवर्क की तकनीक नहीं है? ईथरनेट, टोकन रिंग, एफडीडीआई या फ्रेम रिले? मुझे बताइए लोकल एरिया नेटवर्क में यूज होने वाली टेक्नोलॉजी इनमें से कौन सी नहीं है? ईथरनेट, ये तो लैन में यूज होता है। टोकन रिंग, ये भी होता है। टोकन बस भी होता है। एफडीडीआई का भी यूज होता है, लेकिन फ्रेम रिले का यूज लैन में नहीं होता। तो आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेम रिले, ये टेक्निक नहीं है। तो क्वेश्चन उठता है सर ये बताइए कि लोकल एरिया नेटवर्क में कितनी टेक्नोलॉजी का यूज होता है? तो आंसर है 4 टेक्नोलॉजी, ईथरनेट, टोकन रिंग, टोकन बस और एफडीडीआई, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। और फ्रेम रिले का यूज नहीं होता। अब आप पूछेंगे कि सर ये फ्रेम रिले है क्या? आइए समझते हैं। हम लोग ने ओएसआई मॉडल अगर पढ़ा है अच्छे से तो हम जानते हैं कि ओएसआई मॉडल में फ्रेम, ये शब्द कहां पर आता है? बिल्कुल सही,
फ्रेम शब्द आता है सेकेंड लेयर में, जिसे डेटा लिंक लेयर बोलते हैं। और डेटा लिंक लेयर में जो डेटा है, जो पीडीयू है यानी प्रेजेंटेशन डेटा यूनिट है, वो फ्रेम्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है। अब होता क्या है कि डेटा लिंक लेयर का मेन काम होता है एरर को कंट्रोल करना और एरर को डीबग करना। तो एरर करेक्शन, एरर कंट्रोल, ये काम होता है डेटा लिंक लेयर का, जहां पर फ्रेम रिले काम करता है। और सेकेंड लेयर पर जो डिवाइस काम करती है वो कौन सी है? स्विच है या ब्रिज है, जिसका लैन से कोई भी लेना देना नहीं है ना, याद रखिएगा इस बात को। विच ऑफ द फॉलोइंग मार्कअप लैंग्वेज आर बेस्ड ऑन एसजीएमएल? निम्नलिखित में से कौन सी मार्कअप भाषा एसजीएमएल पर आधारित है? अब यहां पर देखो कितना सरल क्वेश्चन है। ऑप्शन है एक्सएमएल, एसएमएल, जावा या पीएचपी। क्या लगता है आपको करेक्ट आंसर क्या होगा? एसजीएमएल पर कौन सी मार्कअप लैंग्वेज बेस्ड है? एचटीएमएल मार्कअप है, एक्सएमएल मार्कअप है, एचटीएमएल तो दिया नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? एक्सएमएल, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। सो दैट इज द करेक्ट वन। एक्सएमएल का मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम होता है डेटा को स्टोर करना, डेटा को बढ़िया तरीके से डीबग करना, ट्रांसलेट करना, ये एक्सएमएल फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। एसजीएमएल क्या है? स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। क्या है? स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, जिस पर एचटीएमएल भी काम करती है और जिस पर हमारी एक्सएमएल भी सपोर्ट करती है। एक्सएमएल के दो मेन काम पूछे जाते हैं अक्सर, कि दो मेन काम बताइए एक्सएमएल के। पहला है स्टोर करना और दूसरा है ट्रांसपोर्ट करना। याद रखिएगा, एक्सएमएल क्या करती है? जो कोड होता है इसको स्टोर करके रखती है और फिर उसको ट्रांसपोर्ट करने में मदद भी करती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ IEEE 802.11a स्टैंडर्ड? IEEE 802.11a मानक की फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है? अभी हम लोगों ने समझा था पहले वाले क्वेश्चन में कि IEEE 802.11 ये वाईफाई को रिप्रेजेंट करता है, वायरलेस नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है, और इसकी रेंज कितनी होती है? 5 गीगाहर्ट्ज। कितनी है गाइस? 5 गीगाहर्ट्ज। अब क्वेश्चन ये उठता है, सर हम लोग IEEE की बात तो कर रहे हैं, लेकिन IEEE की फुल फॉर्म क्या होती है ना? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, that is called IEEE. Next, the dash layer responsible for delivering data unit from one station to next without error. डैश परत डेटा इकाइयों को बिना किसी त्रुटि यानी एरर के एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। बस क्वेश्चन में हमने देखा एरर, अगर एरर आ गया क्वेश्चन में तो आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, दैट इज डेटा लिंक लेयर। जहां पर फ्रेम काम करता है, जहां पर फ्रेम रिले टेक्निक काम करती है ना, दैट इज डेटा लिंक लेयर। मैक एड्रेस भी कहां पर काम करता है? डेटा लिंक लेयर पर। डेटा लिंक लेयर के दो मेन काम क्या है? एरर को डिटेक्ट करना, अगर कोई एरर है तो उसको पकड़ना, डिटेक्ट करना, और दूसरा है एरर को करेक्ट करना। पहले डिटेक्शन करेंगे, पकड़ेंगे, और फिर उस एरर को क्या करेंगे? सही कर देंगे यानी करेक्ट कर देंगे। तो डिटेक्शन एंड करेक्शन आर दी टू इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ डेटा लिंक लेयर। वेरी गुड। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू रीलोड द करंट पेज ऑफ गूगल क्रोम? गूगल क्रोम में वर्तमान पृष्ठ को पुनः लोड करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? सोच के बताओ। गूगल क्रोम क्या है? एक ब्राउजर है। ब्राउजर को अगर हमें रीलोड करना है तो इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे? एंड द करेक्ट आंसर इज Ctrl+R का। Ctrl+R की मदद से हम पेज को क्या कर सकते हैं? रीलोड कर सकते हैं, है ना? आपने ये सिंबल भी बना देखा होगा वेब पेज पे रीलोड करने का, तो दैट इज Ctrl+R कर दीजिए या इस सिंबल पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट,
डैश इज अ नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज टू ऑटोमेट द प्रोसेस ऑफ कॉन्फ़िगरिंग डिवाइसेस ऑन आईपी नेटवर्क। ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो आईपी नेटवर्क को ऑटोमेट असाइन करती है, जो आईपी एड्रेस को ऑटोमेटिक असाइन करता है, ऐसी प्रोटोकॉल कौन सी है गाइस? पढ़िए एक बार। डैश एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग आईपी नेटवर्क पर उपकरणों यानी डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करने की प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिए किया जाता है, एंड दैट इज नन अदर देन DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, जिसका काम है आईपी एड्रेस को ऑटोमेटिक तरीके से असाइन करना। वेरी गुड। नेक्स्ट, इन HTML tables, gap between two cell of same table are known as। HTML टेबल में एक ही टेबल के दो सेल के बीच के गैप को क्या कहा जाता है? बहुत फेमस है ये टर्म। आपने देखा होगा HTML में हम कई बार टेबल को इंसर्ट करते हैं। बहुत सारे HTML के टैग हैं जो टेबल को डिफाइन करने में मदद करते हैं। TR टैग टेबल रो के लिए, TD टैग टेबल के डेटा के लिए। इन सब की मदद से हम टेबल को डिफाइन करते हैं। टेबल में जब हम टेबल बनाते हैं तो वहां पर सेल होते हैं, है ना। सेल के कॉम्बिनेशन को ही टेबल बोला जाता है। अब जो सेल होते हैं उनके गैप को क्या बोला जाता है? सेल स्पेसिंग। दो या तीन सेल्स के बीच में जो गैपिंग होती है दैट इज कॉल्ड सेल स्पेसिंग। याद रखिएगा इस चीज को। और एक क्वेश्चन आता है HTML में कि इन HTML टेबल स्पेस बिटवीन द सेल कंटेंट एंड सेल बॉर्डर इज कॉल्ड। अब सेल के अंदर क्या होगा? कंटेंट होगा, और सेल के बाहर क्या होगा? उसका बॉर्डर होगा। तो कंटेंट और बॉर्डर के बीच में जो स्पेस होता है उसे क्या बोलते हैं? सेल पैडिंग बोलते हैं, है ना। इसको याद रखिएगा कि जो सेल होती है उसके अंदर कंटेंट होगा, और कंटेंट और बाहर के बॉर्डर के बीच में जो स्पेस होगी, है ना, दैट इज कॉल्ड सेल पैडिंग। क्या ये बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आ गई होगी। वेरी गुड। तो बिल्कुल हमें यहां से ये बात तो समझ में आ गई कि सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग में क्या डिफरेंस है। सेल पैडिंग का मतलब कि सेल के अंदर जो टेक्स्ट है और ऊपर वाला जो बॉर्डर है, इन दोनों के डिफरेंस को ही हम क्या बोल रहे हैं? सेल पैडिंग बोल रहे हैं। और इंडिविजुअल सेल्स में जो डिफरेंस है, सेल के बीच में जो स्पेस है, जो गैपिंग है, उसको सेल स्पेसिंग के नाम से जान रहे हैं। अब अगर यहां पर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है ये भी समझ लेते हैं। देखिएगा, Which protocol is used to provide security to email? ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो ईमेल को सुरक्षा प्रदान करती है? कोई तो प्रोटोकॉल ऐसी जरूर होगी जो ईमेल जैसी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट को सुरक्षा प्रदान कर रही है ना, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, सेफ्टी प्रोवाइड कर रही है। और ये है PGP, प्रेटी गुड प्राइवेसी के नाम से इसको जानते हैं, और बहुत फेमस है ईमेल को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। आखिरकार PGP में ऐसा क्या है जो ये हमारे ईमेल को इतना सिक्योर बनाती है? आंसर है इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन टेक्नोलॉजी। इनक्रिप्ट करना, डिक्रिप्ट करना, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, क्रिप्टोग्राफी का यूज करके हम PGP का यूज करते हैं, जो कि ईमेल को बहुत हद तक सिक्योर बनाने में मदद करती है। नेक्स्ट, दिस मेमोरी इज लोकेटेड वेरी क्लोज टू द CPU। यह मेमोरी CPU के बेहद करीब है। ऐसी कौन सी मेमोरी है जो CPU या प्रोसेसर के बहुत करीब होती है? रजिस्टर, कैशे, रैम या रोम? बताइए। अगर क्वेश्चन पूछा जाता कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जो CPU यानी प्रोसेसर के अंदर है, तो आंसर हो जाता रजिस्टर, क्योंकि अंदर तो रजिस्टर ही है। लेकिन क्लोज और करीब की बात करेंगे तो आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, दैट इज कैशे मेमोरी। तो प्रोसेसर और CPU के पास में जो है वो है कैशे, फिर उसके पास में है रैम जिसको मेन मेमोरी बोलते हैं। तो सीक्वेंस हमारा इस तरीके से होता है कि प्रोसेसर के अंदर रजिस्टर हो गई, प्रोसेसर के पास में कैशे हो गई, फिर रैम हो गई, फिर हमारी सेकेंडरी मेमोरी हो गई, है ना। इस तरीके का सीक्वेंस चलता है। तो आउट ऑफ 25 आपने कितना स्कोर किया?
कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर आपने बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर सही दिया होगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को आपको सीखने को मिला होगा। इसी तरीके से डेली हम लोग बेस्ट 25 क्वेश्चंस पर डिस्कस कर रहे हैं, जहां पर कुछ नए क्वेश्चंस, नए कॉन्सेप्ट, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस पर डिस्कस कर रहे हैं। ये रहा आज के सेशन का क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्या है क्वेश्चन? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। हम जानते हैं कि मोबाइल फोन्स में गूगल के द्वारा बनाया गया सबसे फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम अगर कोई है तो वो एंड्रॉयड है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच काइंड ऑफ सोर्स मॉडल। ये कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार के सोर्स मॉडल का उदाहरण है? ओपन सोर्स है, वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर है, हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर है, या शेयरवेयर है? तो क्या लगता है आपको ये किस कैटेगरी में आएगा इन चारों में से? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेशन अगर पसंद आया हो तो एक बार लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर कंप्यूटर में बेसिक लेवल से हाई लेवल तक, एनसीईआरटी बेस्ड 11th 12th ग्रेजुएशन लेवल तक कंप्लीट कोर्स को कवर करना चाहते हैं हमारे साथ, स्टेप बाय स्टेप, बहुत बेसिक से पूरे एडवांस लेवल तक, टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, मॉक टेस्ट, इन सब के साथ में, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग एग्जाम तक सिर्फ कोर्स ही नहीं, कोर्स तो खत्म करेंगे ही करेंगे, रिवीजन भी करेंगे, मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस भी करेंगे। तो डेली चल रहा है लाइव सेशन 8 PM पर। बहुत सारे दिन भर में आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल रहे हैं। इस की मदद से हम लोग बहुत जल्दी कोर्स को कंप्लीट करेंगे, और सिर्फ कंप्लीट नहीं, समझ में आना चाहिए। पहली प्रायोरिटी क्या है कि आपको समझ में आए हर एक कॉन्सेप्ट, जिससे कि एग्जाम में जितना भी टफ क्वेश्चन क्यों ना आए, हम लोग बहुत आसानी से उन क्वेश्चंस को कर पाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। कोर्स से कनेक्ट करने के लिए एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा अरोड़ा एजुकेटर के नाम से। प्ले स्टोर पे, iOS स्टोर पे आपको मिल जाएगी। कोई कंफ्यूजन हो तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, और बेस्ट 25 क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे और लर्न करते रहेंगे इसी तरीके के बेस्ट कॉन्सेप्ट और बेस्ट क्वेश्चंस। ध्यान रखिएगा अपना। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस। थैंक यू वेरी मच।